हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत। आज से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का अक्षरशः अध्ययन करेंगे। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से इसे लिखा, लेकिन यह भूमिका इतनी लंबी हो गई कि इसे 1929 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था। चलिए इसे हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कुछ आलोचकों के मत भी हैं। हम सर्वप्रथम उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया। शुक्ल जी ने पहली बार हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टि, काल विभाजन और स्पष्ट मूल्यांकन प्रदान किया। विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों ने इस ग्रंथ और उसकी पद्धति पर अपने महत्वपूर्ण मत व्यक्त किए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मत है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शुक्ल जी के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी होने के बावजूद द्विवेदी जी ने उनकी महानता को स्वीकार किया है। उनका मत है, द्विवेदी जी का मानना था कि शुक्ल जी ने जो ढांचा खड़ा किया उसे गिराना असंभव है। यद्यपि द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन के उदय और कबीर के मूल्यांकन पर शुक्ल जी से असहमति जताई है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि शुक्ल के इतिहास ने हिंदी साहित्य को एक निश्चित दिशा दी। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि हिंदी कवियों और लेखकों की मानसिक प्रवृत्तियों के कालानुसार परिवर्तन को रेखांकित करना शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इनका मत था, डॉक्टर वर्मा ने शुक्ल जी के काल विभाजन को आधार माना। हालांकि इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहकर इसे थोड़ा पीछे तक विस्तारित किया। वे शुक्ल जी की तर्क शक्ति और कवियों के सूक्ष्म विश्लेषण के प्रशंसक थे। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के इतिहास को युगबोध का सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना है। यदि प्रश्न आता है कि शुक्ल जी के इतिहास को युगबोध का इतिहास किसने माना है, तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। उनके अनुसार शुक्ल जी ने साहित्य को समाज की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना, जो इतिहास लेखन की सबसे आधुनिक दृष्टि थी। बाबू गुलाब राय, उनके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि वह साहित्यिक मूल्यांकन की एक कसौटी है। उन्होंने कवियों की जो समीक्षा की है वह आज भी मानक मानी जाती हैं। इतिहासकारों ने शुक्ल जी के इतिहास के निम्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से अपने मत दिए हैं। जैसे विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल का उदय इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना, इसे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास माना। यानी शुक्ल जी ने भक्तिकाल का जो उदय है इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास है। कबीर के मूल्यांकन में शुक्ल जी का मानना था कि कबीर की भाषा और उसके काव्य को निम्न स्तर का माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताकर उच्च स्थान दिया है। आदिकाल के नामकरण के विषय में भी
वीर गाथात्मक रचनाओं के कारण वीर गाथा काल कहा है शुक्ल जी ने, जबकि इसे व्यापक आदिकाल कहना अधिक उचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रत्येक हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं के इतिहास में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह भूमिका से ही प्रारंभ करेंगे हम पढ़ना, क्योंकि इन्होंने जो कुछ लिखा है इनकी प्रत्येक पंक्ति एक एक हिंदी साहित्य के प्रश्न के रूप में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत किया था। आप और हम सभी जानते हैं कि शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य का इतिहास 1833 ईस्वी में नहीं आया था, परंतु चूंकि शुक्ल ने 1833 लिख दिया था, इसीलिए हमें ये याद रखना होगा कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन आचार्य शुक्ल ने कब माना है, तो वह 1833 ईस्वी में माना है। और आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से संबोधित किया है, तो उसे उन्होंने एक वृत्त संग्रह कहा है। उनके पीछे 1889 ईस्वी में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन आपको याद रखना है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन का जिम्मा कब हाथ में लिया था, उनकी खोज और प्रकाशन का, तो वह है 1900 ईस्वी में। सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात के कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 ईस्वी में इन सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र आदि ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्र बिंदु विनोद को इन्होंने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता के अनुभव छात्रा और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं की निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो मैं उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया। इस पुस्तक की जिस पद्धति का अनुसरण किया, उसका थोड़े से उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया।
और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सका। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह नहीं है, यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, यह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हो, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों ही बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा में व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दो है, जिसके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। हमें यही ये याद रखना है कि इन्होंने साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। तो आदिकाल के समय यानी वीरगाथा काल में इन्होंने साहित्य की केवल 4 पुस्तकें मानी हैं। पहली है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, विजय हमीर की कीर्ति हो गई। यानी आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण के समय साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है, तो 4। और वे कौन सी है, तो उसे याद रखने का सरल तरीका है, विजय हमीर की कीर्ति हो गई, यानी विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देश काव्य की 8 पुस्तकें मानी है, क्योंकि इन्होंने वीरगाथा काल का जो नामकरण है यह 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। उनमें से 4 को इन्होंने साहित्यिक पुस्तकें कहा है, जबकि 8 पुस्तकों को इन्होंने देशी भाषा की पुस्तकें कहा है। और वह कौन सी है, तो खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। दोबारा देखिए, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उनका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इन पुस्तकों की नामावली और दी है। देखिए, भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, सम्मतसार, पत्ताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला यानी उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि भाषा से ही स्पष्ट है, यानी कि भगवत गीता आदिकाल से भी बहुत पहले की रचना है। तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गऊ गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। अब ये भगवत गीता की जो भाषा है यह आदिकाल की भाषा नहीं, उसके बाद की भाषा है, जो वीररस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कई वर्णों के द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट
और विचार की को फीलिंग कहते हैं, वे इन उद्धत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, जिनमें से नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रेवत का वर्णन। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्तिकाल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धाराएं निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण शाखा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई गई और देखते ही ध्यान में भी आ गई। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना जो परंपरा में चली, उसका उपविभाग करने की कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहा जा सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध के चलने से पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तन कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सभी कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग को कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये महत्वपूर्ण है। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण को शुक्ल जी ने कहाँ से लिया है, तो यह इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या तो जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतनी ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या किसी काल के कवियों का साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर यहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, तो आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना किसे कहा है, तो गद्य का आविर्भाव। इसीलिए उसके प्रसार में वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उसको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में जो कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना समझ पड़ता था, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उसकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी
थोड़ा बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में भूल से छूट गए होंगे। उसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा प्रार्थना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन की ओर है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में ही निकल चुका था। महत्वपूर्ण है, वापस हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने के विशेषांक में निकल चुका था। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई। विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वह सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और शारंगधर कृत हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पेंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य शारंगर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम्मीर रासों के विषय में शुक्ल जी को कैसे पता चला, तो हम्मीर रासों के विषय में शुक्ल जी को प्राकृत पेंगल सूत्र के कुछ पद्यों के द्वारा उन्होंने हम्मीर रासों का पता चलाया कि ये पद्य शारंगर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों का वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा कि जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को ही हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार के समर्थन में हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। तो यह ध्यान रहे कि बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद और मिश्र बंधु रहे हैं उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता शुक्ल के अनुसार। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास जी BA का हिंदी कोविद रत्नमाला, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि श्याम सुंदर दास जी की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी का ब्रज माधुरी सार से भी कुछ सामग्री मिली है। तो इन्होंने अपनी सामग्री कहाँ से ली है, तो पहली तो है श्याम सुंदर दास, इनकी है कवि हिंदी कोविद रत्नमाला। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी है कविता कौमुदी। ध्यातव्य रहे, कविता कौमुदी के अब तक 8 भाग आ चुके हैं, लेकिन शुक्ल जी के समय तक इसके 2 ही भाग आए थे। तीसरा है वियोगी हरि जी,
इनका है ब्रज माधुरी साल। और इसी के साथ ही हम पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल के कवियों के विषय में इन्हें संपूर्ण जानकारी या कवि परिचय इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए थे। अतः उक्त तीनों ही महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। तो आधुनिक काल में इनके सहयोगी कौन रहे हैं? तो पंडित केदारनाथ पाठक। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भी भूलें हुई उसके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उसकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उसकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे और कम से कम 15 प्रश्न इनसे आते ही हैं। चाहे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या हिंदी का कोई भी परीक्षा हो, उसमें आचार्य शुक्ल के इतिहास से प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। इसीलिए हम उसका एक भी शब्द नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए संशोधित और प्रवर्तित अंश के बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी है, वह भी हम पढ़ते हैं। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त तो बहुत कुछ बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार इन्होंने पहले रास्ता तैयार कर दिया था। देखिए, यहाँ भी प्रश्न बना कि कबीर द्वारा जो प्रवर्तित निर्गुण संत मत था, उसके प्रचार के लिए रास्ता कहाँ से तैयार किया था या कहाँ से हुआ था? तो वह था वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों से। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य के कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं माना जा सकता। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने किसकी रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं माना है? तो सिद्धों और योगियों की रचनाओं को उन्होंने साहित्य की कोटि में नहीं माना, क्योंकि इन्होंने कहा कि योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। भक्तिकाल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को भी कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों की आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली उसकी दृष्टि से इस नए रूप में सामने लाया गया। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है इस संशोधित तथा प्रवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह तीसरा संस्करण है। संवत 1997 में यह आया था। अब है काल विभाग। तो काल विभाग से ही हम इसका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली कक्षा के विषय में आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। और साथ ही अब तक चैनल पर गोदान के 5 भाग डाल दिए गए हैं, इनका भी आप अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसकी प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु का यदि आप गहन अध्ययन नहीं करते हैं तो आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार के प्रश्न पत्र निर्माण हो रहे हैं, प्रत्येक बिंदु का गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन अनिवार्य है। अतः आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली कक्षा में।